Good evening, friends. Today we are starting our new topic, that is entrepreneur and entrepreneurship, which is most important from every aspect of the competitive examinations. सबसे पहले हम सारे मॉडल्स और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है हमारी मेन वो पढ़ेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप हमारा क्या होता है, एक क्रिएटिव इनोवेटिव होता है रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। It is also process of setting up a new venture by the entrepreneur. Entrepreneurship is a composite skill that is the mixture of many qualities. इसमें क्या होता है, देखो एंटरप्रेन्योरशिप आपने सुना होगा। हमारे कितने एम्प्लॉयज होते हैं हमारी कंपनी में? अराउंड 200 to 500 तो होते ही हैं। ठीक है, तो उसमें क्या आपको लगता है कि 200 से 500 के बीच में जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होंगे सबका क्या सेम क्वालिटी, सेम ट्रेट्स होंगे उसमें? क्या वो सोचने की थिंकिंग पावर भी क्या उनकी सेम होगी? क्या उनकी नॉलेज भी सेम होगी? क्या उनको काम करने का तरीका भी सेम होगा? नहीं ना। तो यही हम बोल रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक कंपोजिट स्किल है, यानी कि सिंगल या फिर डबल नहीं है, वो मिक्सचर है, कंपोजिट है वो। ठीक है, ऑफ मैनी क्वालिटीज एंड ट्रेट्स सच एज इमेजिनेशन, रिस्क टेकिंग, एबिलिटी टू हार्नेस फैक्टर्स of production in that is land, labor, technology and various intangible factors. नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर। एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर क्या है? सबसे पहले इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे इस कंसेप्ट को। इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में क्या इंक्लूड करते हैं? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, सोशल कॉम्पिटेंस, लीडरशिप एबिलिटी एंड एम्प्लॉयज मोटिवेशन। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल कैपिटल। इसको ऐसे बोल सकते हैं, इन दिस मॉडल एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर में इंडिविजुअल को का दूसरा नाम क्या है? तो हमारा क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल। इसमें हम ह्यूमन पे ज़्यादा फोकस रखते हैं कंपैरिजन टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क। ओके, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इंटरनल कॉपरेशन एंड नॉलेज ट्रांसफर, प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन एंड कॉरपोरेट कल्चर। नेक्स्ट है हमारा सोसाइटी। हम सोसाइटी को किस नाम से बोल सकते हैं? इंटेलिजेंस कैपिटल। जरूरी है, यूनिटी होना बहुत जरूरी है, हार्मनी होना बहुत जरूरी है। अपने अपने लिए तो हर कोई जीता है, जो दूसरों के लिए जिए असली व्यक्ति तो वही है ना। कोहेसिव सोसाइटी, सोशल इंटेलिजेंस, कल्चर ऑफ ओपननेस, विजनरी लीडरशिप। ठीक है, तो हमने इससे एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर ज़रूर समझ लिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर इम्प्लाई करता है सेट ऑफ वैल्यूज़। सेट ऑफ वैल्यूज़, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि विच ऑफ द विच थ्योरी कंटेन्स सेट ऑफ वैल्यूज, नॉर्म्स, ट्रेट्स दैट आर कंड्यूसिव टू द ग्रोथ ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। उसे हम क्या बोलेंगे? मतलब यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं था, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन था, तो हमें लिखना था एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, यानी कि क्लिक करना था किस पे? एंटरप्रेन्योरशिप पे। नेक्स्ट, इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है दैट फोकसेस ऑन न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड क्रिएशन of a set up where these opportunities by organizing structure and the resources and gaining control on them। यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है जो कि फोकस करता है किस पे? न्यू अपॉर्चुनिटीज पर एंड क्रिएशन ऑफ अ सेट वेयर देयर दीज अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज गेनिंग कंट्रोल ऑन देम। ये उस रिसोर्स पर, जैसे कि हमें रिसोर्सेज दिए गए हैं कि हमें हमारे पास ना रॉ मटेरियल ज़्यादा मतलब ज़्यादा आ चुका है एंड प्राइजेस उसके कम हो चुके हैं, तो हम उसको किस हिसाब से यूटिलाइज करें कि हमें एफिशिएंसी ज़्यादा हो और हमारा ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल ज़्यादा चांसेस है।
तो यही होता है कि जो ये लाइन बोल रहे हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर फोकस करता है न्यू अपॉर्चुनिटी कौन सी मिल रही है, क्रिएशन एंड सेटअप where these opportunities by organizing the structure and the resources and gaining कंट्रोल ऑन देम, उन पर कंट्रोल भी हासिल कर लेते हैं हम। अब देखो फ्रेंच इकोनॉमिस्ट कैंटिलन क्या बोल रहे हैं कि इंट्रोड्यूस द टर्म एंटरप्रेन्योर, उन्होंने एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है, टर्म है, इसको इंट्रोड्यूस किया। अब देखो फर्स्ट मॉडल, ध्यान से, स्कम्प्टर यूज्ड वर्ड इनोवेशन and emphasized innovation as function of the entrepreneur। जब भी पूछे स्कम्प्टर किससे रिलेटेड है, हमेशा हमारा यही आंसर होना चाहिए, इनोवेशन, इनोवेशन से एसोसिएटेड है वो। स्कम्प्टर सीज क्या क्या उन्होंने देखा कि पोटेंशियलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सप्लॉइट देम, उनको किस तरह से यूज करना है सारी अपॉर्चुनिटीज को कि हम उसमें प्रॉफिटेबिलिटी एंड पोटेंशियलिटी हासिल कर लें। नेक्स्ट है हमारा किल्बी। किल्बी क्या कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर परफॉर्म्स फॉलोइंग 4 मेजर टास्क, 4 मेजर टास्क उनको हासिल करने, कौन कौन से, एक्सचेंज रिलेशनशिप, प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। नेक्स्ट है हमारा, इस डायग्राम के थ्रू एक एक बारी बारी से हम इनको समझेंगे टर्म्स को जो हमने यूज किए हैं। पहला है हमारा एक्सचेंज रिलेशनशिप। एक्सचेंज रिलेशनशिप में क्या होता है कि जो भी आप परसीविंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट, गेनिंग कमांड ओवर स्कार्स रिसोर्सेज शिप में यूज करते हैं, किसके, किल्बी ने जो कि हमें बताया गया है उस टर्म में। तो एक्सचेंज रिलेशनशिप यानी कि परसीविंग अपॉर्चुनिटीज इन मार्केट, गेनिंग कमांड ओवर स्कार्स रिसोर्सेज एंड परचेजिंग इनपुट्स। ठीक, फिर है प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब डीलिंग विद पब्लिक ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, डीलिंग विद पब्लिक ब्यूरोक्रेसी, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस विद इन वेंचर, मैनेजमेंट करना किसका, ह्यूमन रिलेशन। अब हमें ह्यूमन रिलेशन वाली जो टर्म दी थी वो किसने दी थी, याद है किसी को, एल्टन मायो। सबसे ज़्यादा फेमस यही है हमारे ह्यूमन रिलेशन को देने के लिए कि उन्होंने, एल्टन मायो ने हमें ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच दी थी। ठीक है, नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ कस्टमर्स एंड सप्लायर रिलेशन। नेक्स्ट मैनेजमेंट कंट्रोल। मैनेजमेंट कंट्रोल में क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग कंट्रोल आ गया ना। तो आपको किस किस पर कंट्रोल कर सकते हैं, फाइनेंस, फाइनेंस पे, प्रोडक्शन पे, एडवर्टाइजिंग पे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का क्या रोल है कि एक्वायर करते हैं एंड ओवरसीइंग असेंबलिंग ऑफ द फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या क्या होते हैं, रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन की सारी टेक्निक्स हो गई, मशीन्स, लेबर, ये सारे हो गए ना हमारे कंपोनेंट्स किसके, ह्यूमन फैक्ट्री के। तो एक्वायर करना और ओवरसी करना असेंबलिंग ऑफ द फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, अपग्रेडिंग प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। नेक्स्ट है हमारा हर्बिसन, एक एंटरप्रेन्योर जो कि ना वो हर्बिसन क्या कहते हैं, ये हर्बिसन के अकॉर्डिंग है। हर्बिसन कहते हैं कि ना तो एंटरप्रेन्योर हमारा इनोवेटर है, बल्कि वो ऑर्गेनाइज, इनोवेटर नहीं, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग है। ठीक है, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग है। तो नेक्स्ट है हमारा, मॉडर्न राइटर्स आइडेंटिफाइड 3 फेजेस इन एंटरप्रेन्योर। जो हमारे एंटरप्रेन्योर मतलब मॉडल्स, मॉडर्न राइटर्स हैं, वो हमारे 3 फेज में आइडेंटिफाई करते हैं, किसको, एंटरप्रेन्योरशिप को। एक मिनट, ये थोड़ी दिक्कत हो रही है इसमें, एंटरप्रेन्योरशिप को, जो कि डेवलपमेंट सबसे पहले हमारा क्या होता है कि इनिशियल फेज में करते हैं। तो इनिशियल फेज में हमने कैसे डेवलप किया इसको कि क्रिएशन किया हमने अवेयरनेस को अबाउट द एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन सर्वे। डेवलपमेंट कैसे करोगे, जब आप अवेयर होगे किसके बारे में, क्या क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ है,
क्या क्या आपको आगे प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिससे कि आपका हाई प्रॉफिट बढ़े। बट ये सबसे ज़्यादा आपको पता होगा कि सब जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है ना, प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा उसी में ही होता है। ठीक है, ये तो फैक्ट है। अब है नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज में क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू डेवलप मोटिवेशन एंड मैनेजरियल स्किल। ये पढ़कर समझ आ गया होगा। इम्प्लीमेंट, देखो डेवलपमेंट कैसे होता है एम्प्लॉयज का, जब आप उनको ट्रेनिंग दोगे, है ना, जब आप उनको ट्रेनिंग दोगे और उनका मोटिवेशन लेवल हाई करोगे, जब आप उनको डेवलप करने के लिए मैनेजरियल स्किल प्रोग्राम्स रखोगे, अवेयरनेस बढ़ाओगे उनमें कि बढ़ेंगे उतने आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक। नेक्स्ट है हमारा लास्ट सपोर्ट फेज। सपोर्ट फेज में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट ऑफ काउंसलिंग असिस्ट टू एस्टेब्लिश अ न्यू एंटरप्राइज एंड टू डेवलप एग्जिस्टिंग यूनिट्स। क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, ऑफ काउंसलिंग असिस्टिंग टू एस्टेब्लिश अ न्यू एंटरप्राइज एंड डेवलप एग्जिस्टिंग यूनिट्स। एग्जिस्टिंग यूनिट्स को डेवलप करने के लिए जो कि अभी अंडर डेवलप्ड है, और जो नई हम ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं और असिस्ट कर रहे हैं उनको एस्टेब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट जेबी से कहते हैं कि जो रिस्क टेकिंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योरशिप में। और प्रोफेसर नाइट कहते हैं कंसीव ड्यूअल फंक्शंस ऑफ द रिस्क टेकिंग एंड कंट्रोल। स्कम्पटर ने तो कहा ही है कि इनोवेशन से रिलेटेड रहूंगा मैं तो। ठीक। एंटरप्रेन्योर ने तीन फंक्शंस दिए हुए हैं, क्या क्या, इनोवेशन जो कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ इन्वेंशन। देखो मैं इसको आपका अच्छे से बता देती हूँ कि इनोवेशन क्या होता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से सुनोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा इनोवेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि न्यू प्रोसेस ऑफ किसका, प्रोडक्शन का, जैसे कि न्यू मशीन्स लगाना, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करना। ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन करना, जैसे न्यू प्रोडक्ट्स का, न्यू प्रोडक्ट्स का आप क्या कर रहे हो, इंट्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट्स, क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट्स। नेक्स्ट है कॉन्केस्ट करना, या उसको समझ सकते हैं कि क्या है इन्वेंशन इनोवेशन। तो ये समझ आ गया, क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट्स, न्यू प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जैसे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये हमारी सारी क्या है, इनोवेशन होती है। कुछ भी अगर आप नया इन्वेंट कर रहे हो तो वही आपकी क्या हो जाती है, इनोवेशन हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस सो एज टू हैव, सो हैज टू हैव लीडरशिप एंड कंट्रोल ओवर इट। ठीक, ये तो समझ आ गया होगा आपको कि ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस सो एज टू लीडरशिप एंड कंट्रोल ओवर इट। कंट्रोल कैसे करेंगे हम, जब हमारा मार्केट शेयर एक मार्केट में हाई होगा। ठीक है, हम ज्यादा मार्केट को में कैप्चर कर रहे हैं अपनी कंपनी को। ठीक है। नेक्स्ट रिस्क टेकिंग एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग। इसमें क्या होता है, प्रोविजन ऑफ कैपिटल, प्रोविजन फॉर कैपिटल। जैसे कि आपको पता नहीं है कि आपकी जो कैपिटल है जहां आप इन्वेस्ट करोगे उसमें आपको रिस्क ज्यादा अगर बियर करना पड़ेगा तो क्या प्रॉफिट भी हाई मिलेगा या नहीं, ये कंटिजेंसी पे बेस होता है। तो क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर कैपिटल इन ऑर्डर टू इनेबल द एंटरप्रेन्योर टू एस्टेब्लिश एंड रन एंटरप्राइज, एस्टेब्लिश एंड रन एंटरप्राइज। तो हाई रिस्क होगा तो हम इसको क्या होता है, सर्टेनिटी बना लेते हैं, जो ये अनसर्टेनिटी बियरिंग है। तो ये हम इसको इसके थ्रू सर्टेन हो जाते हैं, श्योर हो जाते हैं कि हाँ अगर हम रिस्क बियर करने की कंडीशन में है तो हमें इससे प्रॉफिट प्रॉफिट तो होगा ही होगा हाई। ठीक है, तो ये हमें क्या करती है, हेल्प करती है ये अप्रोच। नेक्स्ट है कैजुअल सीक्वेंस। देखो अब एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर गिवन बाय किल्बी। चलो सबसे पहले
ये सीक्वेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। आइडियोलॉजिकल वैल्यूज, आइडियल मतलब कि आइडिया लेना, तो आइडियोलॉजिकल वैल्यूज। नेक्स्ट फैमिली सोशलाइजेशन, नेक्स्ट नीड फॉर अचीवमेंट, एंड लास्ट एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर। जब आप वैल्यूज लोगे तो आप खुद ही खुद फैमिली से सोशलाइज हो ही जाओगे। नेक्स्ट नीड फॉर अचीवमेंट, अब आप चाहते हो कि भाई मुझे अचीव भी तो करना है, मैंने वैल्यूज भी ले ली, मैं सोशलाइज भी हो गया, मुझे अचीवमेंट चाहिए। नेक्स्ट आप एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर के रूप में आ जाओगे। अब 4 डिफरेंट रेस्पॉन्स भी होते हैं जो क्रिएट करता है 4 डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स। पहला क्या है हमारा, रिट्रीस्ट। दूसरा है हमारा रिचुअलिस्टिक। तीसरा, ये रिचुअल आई है यहाँ पे, क्या है ये, रिचुअलिस्ट। तीसरा रिफॉर्मिस्ट, एंड फोर्थ इनोवेटर। अब देखो रिट्रिस्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना। जो कंटिन्यू करता है वर्क को सोसाइटी में, लेकिन वो बहुत ही क्या होता है, उदासीन होता है अपने काम के प्रति। क्या होता है, काम और पोजीशन के प्रति उदासीन होता है, लेकिन वो काम फिर भी करता है। वो कौन होते हैं हमारे, अच्छे से पता होगा आपको, लेबर। क्या उनको मजदूरी करना पसंद होता है, नहीं, लेकिन ये उनकी क्या होती है, मजबूरी होती है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो हाउ विल दे अर्न, कैसे अर्न करेंगे वो। ठीक है, रिट्रीस समझ आ गया। मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ। रिट्रीस्ट रिट्रीस्ट is a person who continues to work in the society but remains indifferent to his work and position। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिचुअलिस्ट। रिचुअलिस्ट ये आई है यहाँ पे, को जो अडॉप्ट कर लेता है अब और एक्ट करता है उस तरह जो कि एक्सेप्ट और अप्रूव होता है सोसाइटी के द्वारा, लेकिन कोई भी होप नहीं होती कि वो इम्प्रूव कर सके अपनी पोजीशन में। होप नहीं होती, लेकिन फिर भी उनको डिफेंसिव बिहेवियर रखना है, एक्ट ऐसे करना है जैसे कि हम अप्रूव भी कर चुके, एक्सेप्ट भी कर चुके हैं सोसाइटी हमें, लेकिन इम्प्रूव नहीं होती उनसे, उनकी जो आदत होती है, पोजीशन होती है, इम्प्रूव नहीं होती। तो रिचुअलिस्ट एक बार मैं इंग्लिश में बता देती हूँ। ही हु अडॉप्ट्स अ काइंड ऑफ डिफेंसिव बिहेवियर एंड एक्ट्स इन अ वे accepted and approved in a society but with no hopes of improving his position। नेक्स्ट है हमारा रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट क्या होता है, एक पर्सन होता है जो भड़काता है विद्रोह को और अटेम्प्ट करता है एस्टेब्लिश करने के लिए एक नई सोसाइटी। जैसे डीयू के कॉलेजेस में बहुत से लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को, मतलब एक अगर इंसान कह रहा है कि हाँ भाई 7th पे कमीशन हमारी इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, तो दूसरा सोचता है हाँ हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। तो ऐसे ही कर करके पूरा ग्रेप वाइन सुना होगा ना, ये सारी हमारी वो फैल जाती है, क्या बोलते हैं, बातें फैल जाती है कि हाँ ऐसा होगा तो हम विद्रोह शुरू कर देते हैं। तो भड़काने वाला एक इंसान होता है, लेकिन वो और बाकी भड़क जाते हैं। तो क्या करते हैं, इससे विद्रोह भड़कता है। तो इसका क्या, मैं इंग्लिश में एक बार आपको बता देती हूँ। ही इज अ पर्सन हु फॉर्मेंट्स अ रेबेलियन एंड अटेम्प्ट्स टू एस्टेब्लिश अ न्यू सोसाइटी, जो एक न्यू सोसाइटी में उसको कन्वर्ट करना चाहता है कि हाँ अब 7th पे कमीशन बढ़कर ही मिलेगा। ठीक है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इन्वेंशन करे, जो भी कुछ नया इन्वेंट कर रहा है, इनोवेट कर रहा है, वो होता है हमारा इनोवेटर। नेक्स्ट है हमारा एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट मॉडल, साइकोलॉजिकल मॉडल, सोशोलॉजिकल मॉडल एंड इंटीग्रेटेड मॉडल। ठीक है, चलो बस यही बच रहा है आखिरी टॉपिक हमारा, उसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे। तो हमारे जो है ये 3 मॉडल हैं। पहला है हमारा साइकोलॉजिकल मॉडल, जो कि ये समझ आ रहा होगा कि साइकोलॉजिकल मतलब जो कि दिमाग से रिलेटेड होता है, सोचने से, माइंड से। ठीक है, तो मैकलैंड हैज गिवन अ सिग्निफिकेंट लीड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। He suggested motivation training program as a policy measure
which will make them really willing to exploit new opportunities provided। जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको ऑर्गेनाइजेशन में मिल रही हैं उनको किस तरह से वेल नोन तरीके से आप उनको इतना एक्सप्लॉइट करो, इतना यूज करो ताकि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, ना कि नेगेटिव। ये नहीं कि अगर लेबर 1500 है तो आप उसको यूटिलाइज सिर्फ 1200 को कर रहे हो, तो 300 तो आइडियल है, तो उसका तो आपको खर्चा पे ही करना पड़ रहा है ना, वो आपको कुछ पॉजिटिव फीडबैक तो नहीं दे रही। तो उसी हिसाब से उतना ही जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उन रिसोर्सेज को उतना ही कैप्चर करो जितना आपको यूज करने में आसानी रहे। नेक्स्ट है हमारे एवर्ट हैगन्स थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। ये किस पे एम्फेसिस करते हैं? ऑन क्रिएटिव पर्सनालिटी एंड कैजुअल लिंक इन एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर। कैजुअल लिंक मतलब खड़ूस पंक्ति नहीं चलेगी, कैजुअल लिंक होना, गुलाम नहीं है तो यहाँ पे सारी कैजुअल लिंक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोशियोलॉजिकल मॉडल। इसमें क्या है हमारा? फ्रैंक डब्ल्यू यंग theory of entrepreneurship is a theory of change based upon society's incorporation of reactive subgroup। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब ये वाली एक थ्योरी है जो जिसमें चेंज बेस्ड अपॉन सोसाइटी इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिएक्टिव सब ग्रुप्स। Young model of entrepreneurship suggests creation of supporting institutions of in the society as a determinant of entrepreneurship। सोशियोलॉजिकल यानी कि ऑब्वियसली सोसाइटी से रिलेटेड होगी। जो एक देखो मैन एक सोशल एनिमल है, पता है ना, जो अकेले अकेले रहता है ना, घमंडी टाइप होते हैं, उनकी इस एंटरप्रेन्योरशिप में ना तो जगह होती है और ना ही ऑर्गेनाइजेशन में उनको एज अ टीम वर्क में काम करने के लिए सूटेबल माना जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर छोटी चीज पर आप रिएक्ट करना शुरू कर दो, ऐसे ग्रुप को बिल्कुल अवॉइड करती है ऑर्गेनाइजेशन। तो यही कह रहा है कि सोशियोलॉजिकल मॉडल में हमेशा कोऑपरेटिव हार्मनी यूनिटी होनी ही चाहिए, क्योंकि मैन एक सोशल एनिमल है तो सोसाइटी में रहने का ढंग आना चाहिए। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड मॉडल। इंटीग्रेटेड मॉडल सबको इकट्ठा करो, यूनिटी होनी चाहिए। टीवी राव ने सजेस्ट किया है मॉडल फॉर एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। अब जो एंटरप्रेन्योरियल डिस्पोजिशन है, देखो एंटरप्रेन्योरियल डिस्पोजिशन सबसे पहले आएगा, ये पता है मैनेजमेंट में और कॉमर्स में दोनों ही पेपरों में आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा एंटरप्रेन्योरियल डिस्पोजिशन। ये हम सोचते हैं डिस्पोज कर रहे हैं ना, तो सबसे बाद में परसीव करना, कैसे आप परसीव करते हो किसी फैक्टर को। नेक्स्ट, एक्विजिशन ऑफ पर्सनल रिसोर्सेज। कैसे देखो सबसे पहले आपने क्या किया, एंटरप्रेन्योर को डिस्पोज कर दिया, जो पुरानी सारी आदतें थी उन सबको डिस्पोज कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद परसेप्टिंग फैक्टर को लिया, हमने परसीव किए जो हमारे नए फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम एक्वायर करेंगे पर्सनल रिसोर्सेज को, फिर एक्वायर करेंगे मटेरियल रिसोर्सेज को, और फिर स्टार्ट कर देंगे बिजनेस। ठीक है, सबसे पहले याद करेंगे एंटरप्रेन्योरियल डिस्पोजिशन, सबसे पहले हम पुरानी आदतों को डिस्पोज कर देंगे। जैसे हमारे पास पुराने कुछ पैकेट्स पड़े थे पुराने, तो हमने यहाँ हमारे पास पुराने टॉयज पड़े थे, हमने क्या कर दिया, उनको डिस्पोज कर दिया, खलास कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, बाहर गए और हमने परसीव किया, परसेप्टिंग फैक्टर्स, हमने नए नए फैक्टर्स को देखा। फिर हमने क्या किया, एक्वायर किया पर्सनल, सबसे पहले हम खुद की बात करते हैं ना कि हम बस मैं ही मैं हूँ। फिर हम क्या करेंगे, मटेरियल रिसोर्सेज को लेंगे, फिर स्टार्ट कर देंगे हम बिजनेस। अब देखो स्टेजेस क्या हैं हमारे प्रमोटिंग स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप के, क्या क्या स्टेजेस हैं भाई। सबसे पहले क्या करते हैं, स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन क्या होता है, देखो इसको ध्यान से देखो, ये आखिरी स्लाइड थी हमारी। ठीक है, देखो स्टिमुलेशन क्या होता है, फिर हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, डेवलपमेंट, फिर प्रमोशन, फिर फॉलो अप। ध्यान से सुनो, स्टिमुलेशन होता है हमारा, इंक्लूड करता है क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल एटमॉस्फियर। किसको क्रिएट करता है, इंडस्ट्री के एटमॉस्फेयर को। ठीक है, पॉलिसी स्टेटमेंट को, पॉलिसी
एम्फेसाइज करता है रोल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल स्कीम। आपको पता है स्पेशल स्कीम कौन सी होती हैं? जैसे कि 15 सालों तक सेज जो होती है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इनको टैक्सेस नहीं देने होते। ये हमारे स्पेशल स्कीम्स निकाल दी गवर्नमेंट ने। ठीक है, जैसे कि एक्सपोर्ट अगर कोई कंपनी ज्यादा से ज्यादा करेगी तो हम उनको सब्सिडीज देंगे। ठीक है, प्रमोशन पैकेजेस देंगे। जैसे आप प्रमोट करो, सेल्स बढ़ाओ, हम आपको पैकेजेस इंसेंटिव्स देंगे। एंड बूस्ट करो एक्सपोर्ट्स को। ठीक है, हम आपके साथ हैं। तो फिर क्रिएट करते हैं जैसे ये सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस। सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस किसे कहते हैं? जो एक्सपोर्ट को, जो प्रोडक्शन को हेल्प करता है इंस्टीट्यूशन, उनको। जैसे कि ई ई करके कुछ था ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक हो गए जैसे, है ना, IBRD हो गए, IDA हो गया। ये सारे क्या करते हैं? सपोर्ट इंस्टीट्यूशन ही तो है। WTO हो गया, IMF हो गया, ये किसी ना किसी रूप में क्या कर रहे हैं? कंट्री को, इंडिया को और अदर नेशंस को, मेंबर नेशंस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस। ये हम सारे इसमें इंटरनेशनल बिजनेस में पढ़ेंगे। एक क्लास बनाएंगे हम इंटरनेशनल बिजनेस की, एक क्लास बनाएंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर्स की। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन को ध्यान से समझो। इस स्टेज में क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं पर्सपेक्टिव। किसके पर्सपेक्टिव? एंटरप्रेन्योर के। प्रोस्पेक्टिव एंड समझो ध्यान से, कैन बी आइडेंटिफाइड इन रूरल आर्टिसंस। ठीक है, फैक्ट्री वर्कर, फैक्ट्री वर्कर्स। आप इनको अपने नोट्स में लिख सकते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी कोई भी लाइन को उठा के ये कह देंगे कि ये किससे रिलेटेड है, तो आइडेंटिफिकेशन से। या इसकी स्टेजेस पूछ लेंगे, क्या स्टेजेस हैं, तो SIDPF। ठीक है, SIDPF। सिड, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा है ना, हमारा जाना माना एक्टर। तो सिड, तो उसको प्रोविडेंट फंड मिला है। क्या करें, हम थोड़ा थोड़ा ट्रिक्स लगा ही लेते हैं याद करने के लिए। ठीक है, प्रोविडेंट फंड मिला है उनको, सिद्धार्थ मल्होत्रा को। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या होता है? ये इंक्लूड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो मोटिवेट हो सके और उनको ट्रेनिंग दे सके। ठीक है, अलॉन्ग विद एडवाइस ऑन टेक्नोलॉजी, हम उनको एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं टेक्नोलॉजी की। यही तभी तो डेवलप होंगी, ऐसे कैसे डेवलप हो जाएंगी वरना, है ना। तो क्या करेंगे हम? दिस इंक्लूड्स, मतलब ऐसे बोलेंगे हम इसको कि दिस स्टेज इंक्लूड्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटिवेशन एंड मैनेजरियल ट्रेनिंग प्रोग्राम along with the advice on टेक्नोलॉजी। हम उनको एडवाइस भी प्रोवाइड करेंगे टेक्नोलॉजी की, ताकि वो डेवलप हो सके अच्छे से। प्रमोशन है हमारा। प्रमोशन क्या होता है कि मतलब जॉब को सपोर्ट, इंस्टीट्यूशन खोलना। ठीक है, सपोर्ट करने के लिए इंस्टीट्यूशन खोलना, टू प्रोवाइड डेवलपमेंटल फैसिलिटीज और सर्विसेज और इंसेंटिव। तो ये हो गया, प्रमोट कर रहे हैं हम उसको, जैसे इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारा फॉलो अप। फॉलो अप क्या होता है? स्टेज इंक्लूड रिव्यूइंग, स्टेज इंक्लूड करती है रिव्यूइंग द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड सीकिंग ऑफ न्यू वेज विद अ व्यू टू मेक इट मोर इफेक्टिव। ये इंक्लूड करती है रिव्यू करना पॉलिसीज, प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के, ताकि सीख कर सके नए तरीके, न्यू वेज, विद अ व्यू टू मेक इट मोर इफेक्टिव, ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे फिर? हम फॉलो अप कर देंगे उसको। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा इस वीडियो में। काफ़ी सारे हमने डायग्राम्स इंक्लूड किए हैं, उसके थ्रू हमने समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।